अगर आपने ब्रांड न्यू लैपटॉप लेना है, मार्केट में आप आए हैं, तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए जब आप ब्रांड न्यू लैपटॉप ले सकते हैं? और ब्रांड एक गरीब इंसान को लगता है कि हर पैसे वाला शख्स अमीर है, लेकिन एक अमीर शख्स ही बता सकता है कि उससे ऊपर भी 400 अमीर बैठे हुए हैं और इतने-इतने अमीर लोग भी हैं कि उसके हाथ पे पहनी हुई घड़ी जिसको अमीर समझता है गरीब शख्स, उसकी टोटल नेट वर्थ से ज़्यादा महँगी घड़ी हाथ पे पहन के लोग फिर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? पारस भाई, एक तबके से ऊपर सभी अमीर हैं और अमीर ही जानते हैं कि उनसे ऊपर कौन अमीर है। क्या बात कर दी पारस भाई, मज़ा आ गया। फिलोसफर बन गए हम तो। फिलोसफर बन गए हैं भाई। क्या हर यंग पर्सन एंटरप्रेन्योर बन सकता है और बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए जॉब ज्यादा सक्सेसफुल होती है? जॉब वाला बंदा कभी भी बिजनेस नहीं कर सकता। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। फास्ट मनी, फॉरेक्स, क्रिप्टो ट्रेडिंग, रातों रात अमीर होने वालों के लिए आपके पास क्या मैसेज है राफेल भाई? कि हलाल कमाए उसमें बरकत है। हराम का पैसा आएगा भी ऐसे, जाएगा भी ऐसे। रात में आया, रात अगली में रात में आया, जा भी सकता है। अगले दिन गायब। जिस उम्र में लड़के बैडीज ढूंढ रहे थे, रिलेशनशिप्स के अंदर पड़े हुए थे और अपने दोस्तों यारों के साथ उठते बैठते थे, आवारागर्दी कर रहे थे, उस उम्र में हमारे ये आज के जो गेस्ट हैं राफे शेख साहब, ये उस उम्र में जो है बिज़नेस की गुर सीख रहे थे। हफीज़ सेंटर के अंदर आके हफीज़ सेंटर के गुर सीख रहे थे, मार्केट को समझ रहे थे, बिजनेसेस किस तरह चलते हैं ये चीज़ को समझ रहे थे, और किस तरीके से इन्होंने एक बिगिनिंग लेवल के बिज़नेस से 18 साल की उम्र से स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह ये 100 मिलियन प्लस की नेट वर्थ पे जा चुके हैं। अब ये नेट वर्थ है, वैल्यूएशन है, या ईयरली इनकम है, इस पे हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। आज के हमारे गेस्ट हैं राफे शेख और मैं हूं आपका होस्ट पारस। कॉफ़ी विद पारस पे आज को आपको वेलकम करते हैं। चलें हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी चीज़ को देर किए हुए। वेलकम राफे भाई। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम। वबरकातुहू। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि आपकी अब एज क्या है और आपने जब ये अपनी बिजनेस की जर्नी शुरू की तब आपकी एज क्या थी? सर मेरी एज इस टाइम पे 25 है और माशाल्लाह। जिस टाइम काम स्टार्ट किया था वो भी अर्ली 18 थी। 17th का ऐड था और 18 का स्टार्ट था। उस टाइम से अब तक की जर्नी तकरीबन 7-8 साल की है। 7-8 साल की। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं राफे भाई। एमआर ट्रेडर्स की शुरुआत कितने पैसों से हुई और कितने छोटे लेवल से हुई थी? सर एम ट्रेडर्स की शुरुआत स्टार्टिंग तकरीबन 3 to 4 मिलियन से हुई थी ठीक है। मिनिमम। ठीक है। स्टार्टिंग जो आप कह लें नेटवर्थ थी ना जिससे काम स्टार्ट किया था वो ये थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बड़ी बरकत डाल दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने पहली चीज़ क्या सेल की थी कस्टमर को और वो कहाँ से मिली और कैसे सेल सर की? वो चीज़ मुझे आज भी याद है। मैं भी एफसी कॉलेज में ही साथ साथ पढ़ रहा था और एक मार्केट का पार्ट बन गया था। तो मेरा एक दोस्त होता था क्लास फेलो, उसने कस्टमाइज पीसी बिल्ड करवाना था ठीक और है। वो मैंने उस टाइम पर एक मार्केट का नाम जाना जाना नाम है ले उनसे, सकते हैं नाम? गेम्स एंड गीक्स, उनसे हाँ। मैंने एक पीसी बिल्ड करवाया। ठीक और है। मुझे आज तक उसका नफ़ा भी याद है। मैंने ठीक है। उसमें 7-7,500 रुपये कमाया था। ठीक पहला है पीसी था माशाल्लाह। और मेरा भी सेकंड डे था मार्केट में। और मुझे उसी से मोटिवेशन मिली थी कि यार अगर ये मैं बेच सकता हूँ तो क्यों ना मैं मार्केट में आके इस काम को मज़ीद बढ़ा सकूँ। तो वो माशाल्लाह आज तक मुझे वो ज़बरदस्त। चीज़ याद है। पहला नफ़ा बंदे को याद होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है। ठीक है। और उस टाइम आप मेरे ख्याल से कॉलेज में पढ़ते बस थे। बिल्कुल ऐसे ही सेकेंड ईयर में। एमआर ट्रेडर्स नाम के पीछे क्या सच है? सर नाम के पीछे क्या सच है, वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें बड़ों से और मशवरा करके करनी चाहिए। तो वो अल्लाह पाक जन्नत बख्शे मेरे वालिद साहब, उन्होंने ये नाम एब्रीवेट किया था कि आप ये नाम रख लो। उसी से सिलसिला आज तक चल रहा है। ज़बरदस्त। 18 साल से पहले बिजनेस आइडिया शुरू करने का आइडिया कैसे आया और किसने कहा कि बिजनेस बैकग्राउंड था क्या फैमिली का? परस भाई, बैकग्राउंड भी है फैमिली का और शुरू से ना इटसेल्फ मुझे लगता है कि मेरे अंदर इस चीज़ की पावर थी कि मैंने आईटी के बिजनेस में आना है। ठीक है। कभी भी कोई बात होती ना क्या करना है तो मैं अनकॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंटली कह लें यही बात पिच करता था कि मैंने इस फील्ड में आना है। और ठीक है। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने ये फील्ड में आप कह लें कि हादसाती तौर पे आया मैं वो, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस चीज़ में बड़ी अप्रोच दी कि अच्छा चला सिलसिला। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं राफे भाई। जब दोस्त एंजॉय कर रहे थे, आप मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे, कभी लगा मैं अपनी टीनेज लाइफ को मिस कर रहा हूँ या फिर मैं अपनी सारी की सारी इंजॉयमेंट को तबाह कर रहा सर बिल्कुल लगा। इंसान को जो है ना बहुत चीज़ों पे सब्र करना पड़ता है।
तो ये वो टाइम था लाइफ का जिसमें लगता था कि यार हम ज़िंदगी से कट ऑफ हो गए हैं, क्योंकि एक ऐसी लाइफ में एंटर हो गए हैं कि जहाँ पे सिर्फ जिम्मेदारियाँ हैं और फैमिली को भी रन करना है, बिजनेस जनरेट करना है, नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो एक ज़रूरत बन चुकी हुई थी। और वो बीइंग द पार्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी तो चलती रहती है, और ऐसा ही जो है। है इस चीज़ को कट ऑफ करके अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की तरफ अपने आप को फोकस किया। सिर्फ सारी बात है मोटिवेशन की, आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहो तो काम आपका कहाँ से कहाँ चला जाता है। और ऐसा ही है। मोटिवेशन से साथ साथ काम चलता रहा, कभी ये दिल में नहीं आया कि यार ये काम मैं कर रहा हूँ तो पता नहीं आगे क्या होगा। तवक्कल सबसे बड़ी चीज़ है, और तवक्कल ने बेशक। ही इस चीज़ को आगे प्रमोट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हूँ। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ जो आजकल के टीनेज लड़के भी पूछते हैं, ठीक है? एजुकेशन और बिजनेस को साथ में मैनेज किया मिलकर, या फिर आपने एजुकेशन को बिजनेस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया? क्योंकि लोगों के दिमाग में ये आता है ना कि यार अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। सर इसके पीछे एक बड़ी फ़नी स्टोरी है। वो बताएं। फ़नी स्टोरी ये है कि मैंने जिस टाइम ये फील्ड स्टार्ट की ना, तो मार्केट में मैं जिस फील्ड में आके बैठा था ना, वो कॉर्पोरेट था। मैंने कॉर्पोरेट से स्टार्ट लिया था। जी जी। अब कॉर्पोरेट में आपको प्रॉपर टेंडर्स और प्रॉपर कोटेशंस के लिए ना सेल्फ अपने आप से बहुत टाइम निकालना पड़ता है। तो मेरे साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी। अब मेरे साथ ना मेरे एक फैमिली फेलो ही हैं, वो इस काम में साथ पार्टनर थे ठीक है। स्टार्टिंग में। तो मेरे पेपर्स और मेरे सब कुछ वो ऑनलाइन देते रहे, और मुझे डिग्री भी आप समझ लें कि उनके बिहाफ पे आधी मिली हुई है। मतलब ये था अच्छा। कि मेरा जो है वो ध्यान प्रॉपर बिजनेस की तरफ था, और मेरे ज़ाहिर है जैसी जिम्मेदारी मेरे पे पड़ी ना, तो मैंने अपनी सबसे पहले यूनिवर्सिटी शिफ्ट की ऑनलाइन। अब वो व्यू थी, व्यू की बेस पे काम स्टार्ट वर्चुअल किया कि चलो यूनिवर्सिटी। कम से कम डिग्री कोई आ जाएगी, काम की तरफ वो फोकस है। तो ये ना हो कि फ्यूचर में अगर कोई डिग्री की ज़रूरत पड़ती है तो कम से कम कोई डिग्री हो। तो वैसे बिजनेसमैन को ज़रूरत नहीं बिजनेसमैन को पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती। उस टाइम पे पॉइंट ऑफ व्यू था ना, वो तकरीबन साल डेढ़ कंटिन्यू रखा, और उसके बाद फिर इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब काम जो है ना ऐसा पिच हो गया था कि काम स्केल पे आ स्केल गया पे था। आ गया था, पूरा टाइम मांग रहा था। तो फिर इस चीज़ को ख़त्म करके काम पे फोकस किया और काम को लेके आगे चले। ज़बरदस्त। ये एक इंस्पायरेशन है, क्योंकि आज तक हमने जितने भी लोगों के पॉडकास्ट भी किए और जितनों को भी हमने देखा है, ठीक है, बिजनेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ होती नहीं है। और लेकिन तालीम जो हासिल करते हैं ना, ठीक है, वो हासिल करना भी ज़रूरी है, लेकिन वो सिर्फ आप अपने शौर के लिए कर रहे हैं, उसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं। सर बिल्कुल ऐसे ही है, और वो इंटर कंप्लीट हो चुका हुआ था मेरा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट की नॉलेज थी, और बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं आपने अगर वो पढ़ाई से ले लिए हैं, उसके बाद आप कोई भी बिज़नेस रन कर सकते हो। और बिज़नेस डेफिनेटली। के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो तवक्कल है। बेशक। उसके बगैर आप कुछ नहीं है। ये बेसिकली बिजनेस में जो लोगों ने एक माइंडसेट बनाया बना कि फेलियर है, कि आप बगैर सोचे समझे कोई भी काम करो। काम करना पड़ता है। फेलियर से ही बंदा कामयाब होता है। एक बार आपको फेलियर मिलेगा, और उसके बाद आपको उस फेलियर से इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आप उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऊपर आएंगे। कितने फेलियर ज़िंदगी में देखे सर अपने? मैं कहूँगा जेन्युइनली कि बताएं। मेरे लिए सबसे जो बड़ा फेलियर है ना, वो फेलियर कह लें, एक ज़िंदगी का सबक कह लें, वो उसमें दो पर्सपेक्टिव हैं। जी बताएं। एक तो सबसे बड़ा कि जो मेरे वालिद साहब की डेथ थी ना, उसने मेरे इस काम में या मुझे मज़ीद फोकस्ड होने में एक बहुत चीज़ सिखाई है। वो एक टाइप का आप कह लें कि फाइनेंशियली फेलियर, आपका फेलियर या काम का फेलियर नहीं है, वो मेंटली फेलियर था। कि मैं मेंटली तौर पे स्टक हो गया था कि ये अब क्या होगा। और वो अब क्या होगा ने एक ऐसी पटरी पे चढ़ाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ऐसा टाइमलाइन हुआ है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। घर वालों को जब पता चला कि आप पढ़ाई से पीछे हट के बिजनेस की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो घर वालों ने ये नहीं बोला कि यार पहले पढ़ाई पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद बिजनेस कर लेना, सर क्या? इसके पीछे भी एक बड़ी इमोशनल स्टोरी है। इमोशनल स्टोरी ये है कि मेरे वाले साहब उस टाइम हयात थे जिस टाइम पे मैंने ये काम स्टार्ट किया था, और उनकी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ूं। उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि ये पढ़े और पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस कंटिन्यू कर ले। लेकिन वो एक ज़िम्मेदारी मेरे पे इस तरह की थी कि आपको भी पता है आजकल के दौर में महंगाई का क्या मामला है, और घर को रन करना, उस पर फोकस करना, उसके बगैर बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल नहीं सरवाइव कर सकते। नहीं तो कर मैं सकते। दोनों चीज़ों को कर ही नहीं पा रहा था। तो मेरे वालिद साहब अक्सर इमोशनल हो जाते थे कि यार मेरा बच्चा किस फील्ड में चला गया है। कि अल्लाह पाक जन्नत बख्शे, आज उन्हीं की
कह लें कि लगाया हुआ जो है ना मामला है सारा, जिससे आज आउटकम मिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से कहाँ पे हैं। बात तो सही है आपकी। चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमआर ट्रेडर्स असल में किन प्रोडक्ट्स में डील करता है और किस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं और किस टाइप के क्लाइंट्स को आप लोग टारगेट करते हैं, ये बताएं राफे भाई आप। सर हमारे पास बेसिकली डिफरेंट मल्टीनेशनल्स कंपनी है, हर किसी का अपना पोर्टफोलियो है और डिफरेंट सर्विसेज हम डिफरेंट कंपनीज में दे रहे हैं। उसके अंदर आपकी मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अलावा जो मेन फोकस है ना हमारा, वो आपके हार्डवेयर प्रोडक्ट्स पे है। ठीक है। हार्डवेयर प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आ जाता है आपकी नेटवर्किंग, ठीक है। आपके फिजिकल पार्ट्स, आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। बहुत सारी डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ को हम नेटवर्किंग प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके अलावा डेली यूज़ के आपके डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स हैं, एक्सेसरीज़ हैं, हर तरह की स्क्रैच टू एवरीथिंग आईटी की हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और डीलर नेटवर्क पे भी है हमारा काम और कॉर्पोरेट पे भी पिच हो रहा है, दोनों पे है। ठीक है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। पहले आपने कॉर्पोरेट से स्टार्ट किया था, तो कॉर्पोरेट क्लाइंट से रिटेल कस्टमर की तरफ शिफ्ट होने का ट्रांजिशन कैसा था और ये क्यों हुआ? सर ये बड़े मज़े का इसके अंदर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए आपको अपनी पेमेंट करनी पड़ती है बाउंड जी। फॉर द टाइम बीइंग। वो 15 डेज़ हो, 20 डेज़ हो, 50 डेज़ हो। अब हम लोगों ने जब कॉर्पोरेट में काम करते करते देखा कि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो हमें वही चीज़ कहते हैं कि आप कैश पे पिच करें। प्रॉफिट काउंटेबिलिटी दोनों में ही तकरीबन सेम होती है। आप 5-10% एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट से कि आप उसको क्रेडिट दे रहे हैं। ओके। लेकिन एक चीज़ जो आप डिस्ट्री से बिल करवा रहे हैं और उसका कैश रिसीव कर रहे हैं, आपके पास उसका टाइम लिमिट भी है पेमेंट क्लियर करने का और आपकी कैश फ्लो ईजी यू हो रहा कैन है। मैनेज द कैश फ्लो। बिल्कुल, वो आपका कैश फ्लो से बेहतर हो जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए कि यार हम इस काम को अपने रिटेल एंड पे भी पिच कर सकते हैं, तो हमने इस चीज़ में उतरे और इस चीज़ का हमें बहुत अच्छा आइडिया मिला कि हम बहुत अच्छा काम पिच कर चुके हैं इसके ऊपर। आपका पहला कॉर्पोरेट क्लाइंट किस तरह का था और कैसा ऑर्डर था, उसमें से आपने क्या कमाया और किस टाइप का ऑर्डर हुआ पहला कॉर्पोरेट वाला? पहला पारस भाई मेरे साथ एक मैं कहूँगा एक अल्लाह की तरफ से एक बड़ा खुश नसीबी वाला काम था कि मेरे पास जो मेरा पहला हेल्दी क्लाइंट था ना, वो लम्स यूनिवर्सिटी वाले थे। तो मेरा पहला कॉर्पोरेट क्लाइंट इस तरह से था कि मैंने लम्स यूनिवर्सिटी का एक टेंडर किया था। उसमें हमने इन लोगों को बड़े अच्छे लेवल पे जाके सामान प्रोवाइड किया था कि ठीक है। आपको पता है कि लम्स एक ऐसा जाना बजाना नाम है कि वहाँ पे हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि काम करे। और ठीक है। उसका टेंडर मैंने 2018 में विन किया था और सामान सारा प्रोवाइड किया था। वो मेरे लिए अचीवमेंट नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं नया नया काम में आया हूँ और मैंने लम्स का टेंडर लम्स विन का किया टेंडर कर और लिया। लम्स को सामान प्रोवाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम उनके कंटिन्यूड वेंडर हैं और बड़ा अच्छा उनके साथ हेल्दी रिलेशन है। ठीक है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। एक और बात भी हम लोग सुनने में आया है कि पाक व्हील्स जैसे बड़े नाम, लम्स जैसे बड़े नाम और इसके अलावा भी बहुत बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में आप अपना सामान प्रोवाइड करते हैं, आप उनके साथ चलते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज़, मीडिया कंपनीज़ के साथ चलते हैं। तो आप उनको ऐसी क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं कि वो आपके साथ एमा ट्रेडर्स को ही एग्ज़ैक्टली वो चूज़ करते हैं? सर बिल्कुल ये सच बात है। बिल्कुल इन कंपनीज़ के साथ हम काम कर रहे हैं। इसमें हमें हमें चूज़ करना या हमसे काम करवाना, मुझे ये लगता है कि जिस टाइम में जितनी हमने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं ना, वो टू द पॉइंट है और उन सर्विसेज में किसी किस्म का फेलियर या कोई बग नहीं है और वो सर्विसेज आपको ऑन द टाइम प्रोवाइड की गई है ना, तो कॉर्पोरेट क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड है तो वो आपका कंटिन्यूड कस्टमर है। आपने उनकी सर्विसेज को समझना है और टाइमली उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कस्टमर आपका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह है कि हमारे पास अच्छी टीम है, अच्छा काम है, अच्छी सर्विसेज हैं, ऑन द टाइम ड्यूरेशन में आपकी डिलीवरीज हम करते हैं, टाइम पे कोटेशंस जाती हैं। तो सारा काम इसका इस तरह ही स्ट्रीमलाइन होता रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी कंपनीज जो हैं जिनका आपने नाम लिया, इनके साथ हम बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें यानी कि आपकी बात कहने का मकसद ये है कि जो बंदा सक्सेसफुल होना चाहता है कॉर्पोरेट के अंदर, उसका मेन मकसद ये है कि ही शुड बी स्पीडी। स्पीड, सर टाइम इज़ टाइम, मनी। स्पीड इज़ द गेम। आपके आप पास ये टाइम दौर पे अगले ऐसा को चल चीज़ रहा है कि प्रोवाइड कर रहे कस्टमर हैं। अपनी क्वेरी पिच करे और विद इन सेकेंड्स उसकी कोटेशन उस तक चली जाए। जो इस चीज़ को और इस फार्मूले को अपना लेगा वो बंदा आजकल के दौर में कामयाब है, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। दुनिया स्पीड इतनी इज़ द मसरूफ़ गेम। है कि आप कोटेशन पिच करें, आपको उसका इन द एंड रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। स्पीड इज़ द स्पीड गेम। स्पीड। मेन थिंग द स्पीड इज़ द गेम। आप जैसे ही कोई क्वेरी आती है, क्योंकि हमने आपको देखा है, आपको हम पिछले आप जब हमारे सामने आए यानी कि पारसटेक के सामने आपने आके अपना स्टोर ओपन किया, ठीक है,
तो हम आपको देखते हैं आप बहुत ज़्यादा जो है ना इंथ्यूजियाज्म के साथ और वर्कहॉलिक बंदे हैं, ठीक है। आप हर एक टास्क को खुद ही मॉनिटर कर रहे होते हैं और खप भी जाते हैं, लेकिन उस काम को आप कहते हैं कि बस आज का काम आज ही सर होना चाहिए। बात ये है कि हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें जितनी डेली की ईमेल्स आ रही हैं ना, उन ईमेल की जाते टाइम तक हम कोटेशंस फिल करके जाएं। उसकी हुँ, वजह से वर्कलोड इतना है कि आपको पता है कि दुकान में रिटेल भी अब काम शिफ्ट हो चुका हुआ है, उसको भी हुँ। मैनेज करना और साथ साथ कॉर्पोरेट क्लाइंट को भी मैनेज करना, उसकी वजह से बस थोड़ा सा जो है वो वर्कलोड की वजह से आपको ये चीज़ फील होती है। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सारी मैनेज हो रही हैं। चलें, अब इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये जो क्लाइंट्स हैं, ये डायरेक्ट क्लाइंट्स थे आपके पास आए थे, या फिर ये किसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू या किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के थ्रू आपको क्लाइंट्स मिले थे? सर ये क्लाइंट्स बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि मार्केट में जब मैंने अपने आप को इन किया तो वो एक फैमिली रिलेटिव के थ्रू मैं मार्केट में इन हुआ था। ठीक है। ठीक है, उनका ये क्लाइंट बहुत पुराना है, लम्स भी और एक आधा इदारा और। उसके बाद इन्हीं के जो परचेजर्स हैं ना, वो डिफरेंट कंपनीज में एक्सप्लॉइट हुए हैं। मतलब जॉब हर बंदा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ, हमें वहाँ पे इन कर दिया, दूसरा तीसरी जगह गया, उसने आगे रेफर कर दिया। तो बेसिकली सारा जो मामला है ना, वो आपको एक अच्छा इदारा मिल जाए, उससे आपको डिफरेंट जगह पे जो है ना वो अप्लाई करने का मौका मिल जाता है कि जब कोई परचेज़र एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट होता है, वो आपको वहाँ पे भी इन कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मेन पोर्टफोलियो था लम्स। जो लम्स के परचेज़र्स हैं वो डिफरेंट नेटवर्क्स में फैले हैं और उन्होंने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। और फिर आपकी अपनी एफर्ट्स भी होती हैं, आप मार्केटिंग के लिए अपने लड़के अपने लोग भेजते हो डिफरेंट फर्दर कंपनीज में काम करने के लिए, तो आपको उससे भी हुँ। पिच मिलती है। इट्स मीन आप टोटली रेफरल बेस्ड बिज़नेस और वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यू सब आर डूइंग बिज़नेस ऑन वर्ड ऑफ वर्ड माउथ। ऑफ माउथ बिल्कुल। वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। यू आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन और नथिंग, सॉफ्टवेयर और वेबसाइट, ठीक है। नथिंग। इस पे हमने एक आजकल देखा हुआ है, एक और वो भी आया हुआ है, एक सॉफ्टवेयर आया हुआ है, उसके थ्रू भी ये कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिल रहे हैं, हम उसमें बाद में डिस्कस करेंगे। माइट भी उसका अलग से पॉडकास्ट आए। हम एक और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्या पाकिस्तान में कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का कॉन्ट्रैक्ट बगैर सिफारिश, बगैर अंदर के बंदे के मिलता है या नहीं मिलता? सर ये चीज़ सरासर झूठ है। क्यों झूठ है? देखिए जो टेंडर्स हैं वो सब ब्लाइंड होते हैं। टेंडर्स में आपने कोटेशंस भरनी है, ब्लाइंड भेजनी है ना। और हमारा जो मेजर काम है ना वो प्राइवेट इदारों के साथ है। ठीक है। गवर्नमेंट लेवल की जो मामलात हैं उनमें माइट भी पॉसिबल ऐसा होता हो कि आपके पास अंदर का बंदा पॉसिबल हो कि वो आपको चीज़ें काफ़ी अंदर की गाइड कर देता हो कोटेशन भरते टाइम। लेकिन जो प्राइवेट काम हो रहे हैं ना उनके अंदर आपकी कोटेशंस ब्लाइंड हैं, आपने भरी हैं, टेंडर ओपन होगा, आपकी कोटेशंस लो प्राइसिंग पे हैं या आप एक अच्छी चीज़ पिच कर रहे हो, दो चीज़ों पे हमेशा आप हम्म। टेंडर विन करते हो। या तो आपकी प्राइसिंग पिच होगी या जो आपने आइटम्स कोट की हुई हैं वो ब्रांड्स एक ऐसे ब्रांड्स हैं जिसकी भी आप पे लो प्राइसिंग वाले को वो छोड़ के अच्छे ब्रांड वाले की तरफ मूव हो जाते हैं। कुछ दफ़ा ऐसे भी होता है। लेकिन अगर ये हम कहें कि यहाँ पे टेंडर्स विन करने के लिए कि आपने कमीशन खिलाना है या बंदा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलें। आपकी अपनी कंपनी वर्थ रखती है और आपको उसी बेस पे टेंडर विन मिलते हैं। चलें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। आपका आज तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑर्डर कितने का था और कितनी वैल्यू रखता था वो ऑर्डर, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते तो कोई एक नंबर बता सकते हैं क्या? पारस भाई आप समझ लें कि ऑर्डर तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हॉस्पिटल है, मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा। हम ठीक है। लोग ने अभी रिसेंटली उसका काम सारा कंप्लीट किया है। हम्म। वो टेंडर मेरे लिए एक बहुत कह लें कि अचीवमेंट थी बिग कि हमने उन लोगों का टेंडर पूरा किया है। हम्म। वो हॉस्पिटल के जो टेंडर पूरा हुआ है उन्हें आप समझ लें तकरीबन वो 3 to 4 CR के करीब था। ठीक है। उसका पूरा सामान, पूरी डिलीवरी, टोटल सोल्यूशन। यानी 4 करोड़ रुपए तक का टेंडर आपने किया है। लेकिन आप क्योंकि अभी गवर्नमेंट के टेंडर्स नहीं कर रहे उस लेवल पे, दैट्स वाई आप अभी तक 4-5 करोड़ रुपए तक के टेंडर्स पे, यानी कि एक किस्म बिल्कुल। लिमिट है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक आपके कंपटीटर्स कौन है, लाहौर में कह लें सिर्फ? सर कंपटीशन में डिफरेंट हमारी कंपनीज हैं जिनकी अक्सर कोटेशंस हमें मिलती हैं या हमें परचेजरों से सुनने को मिलता है कि यार ये बंदा इतने का सामान पिच कर रहा है या ये बंदा इतने में पिच कर रहा है। उसमें डिफरेंट आपके कह लें कि मार्केट के ही बंदे हैं, जिस तरह के You can name three of your biggest competitors. You can say those are my competition. यार I have to compete मेरा them. मानना है कि मैं लोगों को कंपटीशन देता हूँ,
मेरे पास कंपेटिटर कोई नहीं है इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। कॉर्पोरेट में जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोगों को काटने की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास कंपेटिटर कोई भी नहीं है कि मैं कहूँ ये बंदा है जिसको मैंने काटना है। हम्म। मेरा कंपेटिटर कोई भी नहीं है इस टाइम पे अच्छा, ज़बरदस्त। कॉर्पोरेट में। ये आपकी थिंकिंग भी सही है, ठीक है, लेकिन इस थिंकिंग के ऊपर मैं एक अल्फाज यही कह सकता हूँ कि आपको जो है ना अपने से 100 गुना या 10 गुना बड़े बंदे को अपना कंपटीशन समझ के चलना चाहिए। मैं जिस लेवल वैल्यू पे हम काम कर रहे हैं ना, मैं अपने आप कह लें कि ग्राउंड पिच के ऊपर बात कर रहा हूँ कि जिस वैल्यू पे हम काम कर रहे हैं, हमारे जितने नियरेस्ट कंपेटिटर्स हैं ना, वो सब हमें फॉलो कर रहे होते हैं कि यार इनकी ये प्राइस है, ये कैसे दे रहे हैं। अच्छा, उसको कम्पीट करते हाँ हैं। में compete करते हैं। हाँ, अगर आप जैसे मार्केट में एक बहुत माना जाना नाम है आसिफ कंप्यूटर हो गया, या आपके एसएनपी वाले हैं, ठीक है। ये वो नाम है जो जाइंट्स। बहुत बड़े लेवल पे गेम खेल रहे हैं। आप अगर कॉर्पोरेट की स्टार्टिंग वैल्यू की बात करें, या एक अच्छे माने जाने नाम जो इन जाइंट्स को तो कवर नहीं कर सकते लेकिन मार्केट में अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नाम है हमारा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसमें भी एक बात करूँगा, आपको क्या लगता है कि लाहौर का एनुअल बजट, आईटी बजट कितना है ओवरऑल लाहौर का? सर एस्टिमेटेडली ना, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि हर फील्ड में आईटी है। आपने छोटा सा छोटा काम करना है, एआई का दौर है। यू कुड से 1 बिलियन, सर वन इससे भी ज़्यादा होगा, वन इससे भी बिलियन ज़्यादा होगा। रुपीज से ज़्यादा होगा। सर ज़्यादा होगा। 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट ज़्यादा है, होगा, ठीक है। 100% ज़्यादा है। ठीक है, आपको एस्टिमेट आपके जहन में नहीं है इस टाइम? सर मेरे दिन में एस्टिमेट नहीं है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। ये एक फील्ड इस तरह ग्रो कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे कि हर चीज़ में इसका इस्तेमाल है इस टाइम पे। मैंने सुना कि अभी ना रिसेंटली एक शिपमेंट आई एमएनपी वालों की शायद, ठीक है, डेल के सिस्टम्स में और एचपी के सिस्टम में मेरे ख्याल से वो करते हैं, ठीक है। तो उनकी शिपमेंट आई तकरीबन कोई ऑलमोस्ट यू कुड से 400 करोड़ रुपए की शिपमेंट थी उनकी, ठीक है। 400 करोड़ रुपए की शिपमेंट उनकी कोई 2 महीने में सोल्ड आउट हो गई। सही बात करें, ऐसा ऐसा ही है, पॉसिबल है। ऐसा ऐसा ही है। पॉसिबल, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया, जो बिगर जाइंट्स मार्केट में बैठे हैं, शायद वो 400 करोड़ से भी बड़ी शिपमेंट्स पाकिस्तान में मंगवा रहे हो। लैपटॉप आपका सस्ते से सस्ता इस टाइम अल्ट्रा सीरीज़ का 2.5-3 लाख रुपए का हो गया है। आप 100 लैपटॉप्स मंगाते हैं, उनकी वैल्यू अच्छी खासी बन जाती है। तो ये 400 करोड़ पे जो बंदे ने 60-65 फुट का कंटेनर मंगवाना है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात तो अमाउंट। सही है, बात तो सही है। और चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स पैसा टाइम पर देते हैं, या फिर पेमेंट हासिल करना, कॉर्पोरेट क्लाइंट से रिकवर करना, ये ऑर्डर हासिल करने से भी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है कभी कभार? सर आपने हमारी दुखती रग को छेड़ दिया है। वो इस तरह से है कि कॉर्पोरेट में हर कंपनी के अपने स्टांस हैं। कुछ लोग 15 डेज पे काम कर रहे हैं, कुछ 30 डेज पे, और कुछ 6 मंथ्स का क्रेडिट भी मांगते हैं। ऐसी कंपनीज भी वर्थ रखती हैं जिनकी अपनी एक ऐसी वर्थ है कि आप ख्वाहिशमंद होते हैं उनके साथ काम करने के लिए। लेकिन वो 6 महीने का क्रेडिट 6 मांगते महीने हैं का क्रेडिट मांगते और हैं, वो लेकिन महंगा सामान ले लेते होंगे। महंगा सामान ले लेते हैं। मैंने ये सुना था कि वो नहीं है, यूनिलीवर ब्रदर्स का नाम सुना होगा आपने। यूनिलीवर ब्रदर्स वगैरह का, इतनी बड़ी जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो कंपनीज कहती हैं कि आप 3 महीने का यानी 90 डेज 3 महीने का क्रेडिट दे दो, आप चीज़ अपने मर्जी के रेट पे दे दो। माइट भी पॉसिबल हो ऐसा, लेकिन ये है कि आजकल जितने कंपनीज में ये परचेजर्स स्ट्रिक्ट रखे हुए ना, उनकी तो ख्वाहिश है हमें सस्ते से सस्ता सामान मिले और लंबे से लंबे क्रेडिट पे मिले। अच्छा, तो ये माइट भी पॉसिबल हो कि वो इस चीज़ को करते हो, लेकिन कंपनीज मेजरली अपने बजट को लेके चल रही होती हैं और उस हिसाब से पेमेंट्स करती हैं। ज़बरदस्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं राफे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कभी पैसे फंसे आपके कॉर्पोरेट में? इतने फंस गए कि साल बैठे हैं, पैसे ही नहीं मिल रहे, चक्कर भी काट रहे हैं लड़के, पैसे ही नहीं दे रहे, ऐसी कंपनीज भी तो होंगी। सर मैं कहता हूँ शायद माइट भी पॉसिबल कि मेरे साथ एक ऐसी खुशनसीबी है कि मेरा ऐसा अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। छोटी मोटी पेमेंट्स फंसी हैं, कोई 1-1.5-2 मिलियन की, लेकिन बड़ी पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ना फंसी है, ना ऐसा कोई मामला हुआ है। माशाल्लाह, 1-1.5-2 मिलियन आपके लिए छोटी पेमेंट है, इसका मतलब बड़ी पेमेंट तो आपके लिए 100 मिलियन होगी। पारस भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, लेकिन यह है कि ऐसा सर्कमस्टांस कभी नहीं हुआ कि चलें, पेमेंट फंसी हो। कितना अर्से तक फंस गई पेमेंट? सर तकरीबन 1.5 साल एक ग्रुप है, आप बड़े अच्छे से 1.5 साल जानते फंस होगे। गई? बिल्कुल ऐसे ही है, निशात ग्रुप है। अच्छा, उनके साथ काम किया और वो कुछ हमारे एनटीएन के इश्यूज थे जिसकी वजह से उनकी वो पेमेंट स्टक हुई, और वो अभी तक स्टक है।
स्टक है, स्टिल अभी स्टक। तक स्टक है। तो उसमें आपकी गलती है क्या? गलती हमारे एंड से तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लेकिन वो देखें, ये कहते हैं। कस्टमर कभी भी ये नहीं मानता कि हमारी गलती है। ठीक है। वो ये कहते हैं देने हैं, आप अगला बिजनेस जनरेट करें, वो दे देंगे, वो दे देंगे नहीं आ रहा। अच्छा, वो कहते हैं अगला बिज़नेस जनरेट आप करें। आगे बिजनेस जनरेट करें और वो अगली बिजनेस की जो पेमेंट्स हैं उसके बाद की वो ट्रांजेक्शन्स हो भी रही हैं, लेकिन वो आज तक स्टक है। अच्छा, आप और उससे काम कर रहे हैं उनसे बड़ी और? देर से कंटिन्यूड काम करें, ये 1.5 साल पुरानी पेमेंट स्टक है मेरी अभी तक। और उसके बाद अब बहुत बिजनेस जनरेट हो चुका हुआ है, वो पेमेंट का जब बात करते हैं और सर जी कर लेंगे। बड़ा जिगरा जिगरा होना चाहिए कॉर्पोरेट का काम करने के लिए। सर देखिए, बिजनेस भी जनरेट करना है ना आपने, गिव एंड टेक ही है, कुछ चीज़ों पे बर्दाश्त करना पड़ता है इंसान को। कभी किसी मजबूर क्लाइंट ने आपकी पेमेंट रोककर आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब किया? जब मजबूर लोग ऐसे मिल जाते हैं जो थोड़ा टाइम ज़्यादा मांग लेते हैं कि यार हम आपको ऐसे नहीं, ऐसे पेमेंट टाइम में पेमेंट कर देंगे, लेकिन उससे कैश फ्लो डिस्टर्ब हो, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मामला नहीं हुआ कि कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाए। एमआर ट्रेडर्स के जो एडिशनल स्टोर्स आपने बनाए, ठीक है, वो आपने अपनी क्या नाम है फैमिली इन्वेस्टमेंट से बनाए, पार्टनरशिप से या लोन से? सर जो बनाया वो इसी बिज़नेस से बनाया और इसी फर्म से बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह कभी फाइनेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्लाह पाक ने सेल्फ रखा है और सेल्फ स्टीम पे ही ये बिज़नेस जनरेट किया है। जितनी भी आपकी, मैंने इसी से आगे लैपटॉप स्टोर ओपन किया। मैं आपको एक और इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, हम लोगों ने भी एक और नई फर्म स्टार्ट किया है लैपशैप के नाम से। अच्छा। लैपटॉप का स्टोर हमारा ओपन हो रहा ठीक है है। और बिल्कुल आपके नेबर में ही हो रहा है, आपके साथ वाली शॉप, अच्छा, पारस टेक के नेबर में। बार पारस टेक के बिल्कुल साथ ओपन हो रहा है। अच्छा अच्छा और अच्छा। वो इंशाल्लाह उसकी खुशखबरी तो आपको वहाँ देंगे पे हफ्ते आप डेढ़ लोग में। कौन कौन से लैपटॉप्स रखेंगे, किस सर टाइप उसमें वैरायटी न्यू होगी? जनरेशन्स आपकी जितनी है, न्यू प्लेटफॉर्म है पूरा, न्यू लैपटॉप्स होंगे, ब्रांड न्यू। ब्रांड न्यू लैपटॉप्स, और साथ साथ यूज़ का भी है, लेकिन यूज़ मिनिमम ओवर 10 जनरेशन से ऊपर ऊपर सब लैपटॉप्स होंगे उसमें। अगर आपने ब्रांड न्यू लैपटॉप लेना है, मार्केट में आप आए हैं, तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए जब आप ब्रांड न्यू लैपटॉप ले सकते हैं? और ब्रांड न्यू लैपटॉप में बेस्ट वैल्यू टू द मनी ब्रांड न्यू लैपटॉप कौन सा आता है, जो कौन से ब्रांड में है, कौन सी जनरेशन का होगा, और मिनिमम आपके पास कौन सी सीरीज आती है? ये आप जवाब देंगे राफे भाई। सर मिनिमम बजट ना 2.5 लाख से ऑनवर्ड्स होना चाहिए। अब जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं उनके प्रोसेसर AI बेस्ड आ रहे हैं। ओके। अब AI बेस्ड जितने लैपटॉप्स हैं वो अल्ट्रा सीरीज़ के हैं, और अल्ट्रा सीरीज़ के लिए आपका बजट मिनिमम 2.5 लाख होना चाहिए। 2.5 लाख से नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलता। मिनिमम 2.5 लाख हो, और इसमें जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, HP है, डेल है, लिनोवो है, माने जाने नाम है, इनके अंदर डिफरेंट सीरीज़ है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अच्छे लैपटॉप्स पिच करते हैं। आपके पर्सनली आप कौन सा रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट को? सर देखिए, एज एन बिगनर आप HP की एलीट बुक सीरीज़ ले सकते हैं अल्ट्रा 7 के साथ, वो आपको आराम से 2.5 लाख रुपए में मिल जाती है। ठीक है। राफे भाई, एक और चीज़ ऐड करता हूँ, इसका मतलब तो आपका मतलब कहने का है कि एक गरीब बंदा तो लैपटॉप ले ही नहीं सकता नया? नहीं, ऐसा नहीं है। ढाई गरीब, लाख रुपए गरीब कहाँ से सर लाएगा? जो आपके आप कह लें कि मिडिल लोग हैं ना, जो कम्युनिटी है जो एक डिफरेंट कहती है कि मुझे बजटरी चीज़ मिल जाए, उसके लिए भी हमारे पास मशीन्स अवेलेबल होंगी। वो टेन ब्रांड न्यू नहीं टेन होंगी ना? ब्रांड न्यू नहीं होगी, लेकिन 10th 11th जनरेशन के यही अंदर। बात मैं कर रहा हूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ कि एक गरीब बंदा, एक मिडिल क्लास बंदा तो जिसकी 50-60 हज़ार रुपये इनकम है, वो तो कभी भी एक ब्रांड न्यू लैपटॉप की तरफ नहीं जा सकता ना, उसको यूज़ में जाना पड़ेगा, यही मतलब सर है ना? बिल्कुल यूज़ में जाना पड़ेगा। मतलब तो यही है ना इस बात बिल्कुल का। सही बात और है। यूज़ लैपटॉप जब आप लेते हैं तो यूज़ लैपटॉप्स अपनी कुछ चंद पुरानी बीमारियों के साथ भी तो आता है। सर लेकिन हमारा लैपशैप का बेसिकली मोटो ये है कि अच्छा। वो उन लैपटॉप्स को प्रमोट करेगा जिनके अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं होगा, और वो आपकी टेक के साथ इस टाइम पर जॉइंट होंगे। आपके डिफरेंट सीरीज़ आती है प्रोसेसर्स की जिनके अंदर आपकी अपग्रेशन अलाउड होती है। डिफरेंट लैपटॉप्स हैं, डिफरेंट सीरीज़ है, तो हम इंशाल्लाह उस तरह का स्टॉक अपने पास इन स्टॉक रखेंगे जो अपग्रेडेबल भी है, और कल को आप उसको हमसे ही बायबैक करके अपग्रेड भी कर सकते हैं। हम ये फिजिबिलिटी भी आपको देंगे। चलें। बेसिकली लैपशैप एक वो पोर्टफोलियो जहाँ पे आप बाय और सेल दोनों चीज़ें कर सकते हैं। बेहतरीन हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमने ब्रांड न्यू का तो जान लिया। अब यहाँ पे ये आपने जो ब्रांड न्यू बताया ना, ये मिडिल क्लास बंदा तो नहीं ले सकता। ये बात मैं भी बिल्कुल समझता हूँ, ऐसे ही ठीक है। है। अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास की गेम आ जाती है। हम बात करते हैं अब मिडिल क्लास बंदे जो कि मेरी तरह के हैं, ठीक है, जो लेना चाहते हैं लैपटॉप, जिन्होंने अपना यूनिवर्सिटी का काम करना है और बिगिनिंग लेवल की फ्रीलांसिंग करनी है। यूज्ड लैपटॉप एक मिनिमम बजट में अफोर्डेबल और बेस्ट वैल्यू भी हो। ये ना सर होना जाते ही साथ ही रोना शुरू कर दे, इस कितने का आता है? इस टाइम पर ना वैल्यू टू मनी डेल की 10 जनरेशन की मशीन्स हैं। मॉडल आता है उसका 5410। ठीक वो है। मशीन 50,000 रुपये में 10 जनरेशन 8,256 आपको मिलती है। बजट फ्रेंडली भी है, और आप उस पर ईजिली किसी किस्म का भी काम कर सकते हैं। 8 GB रैम,
256 GB की NVMe SSD, Core i5 10 जनरेशन लैपटॉप का प्रोसेसर, स्क्रीन साइज़ क्या होगा 14 तेरा इंचेस। 14 इंच स्क्रीन साइज़ होगा, डेल का मॉडल होगा 5410। ये बेस्ट वैल्यू टू द मनी मशीन है आपके मुताबिक एज अ एक्सपर्ट, ठीक बिल्कुल। है, जिसके ऊपर आप सारे काम कर सकते हैं। बात सही है आपकी, वो 50,000 रुपये मार्केट में मिल जाती है। हाँ, 50,000 रुपये तक बंदे जिसकी अगर 25,000 भी सैलरी है ना, वो कोई 6 महीने जोड़ के एक वो 50,000 एक वाला अच्छी लैपटॉप ले मशीन सकता है है, और ले 10th सकता है। जनरेशन अभी वैल्यू टू मनी है। अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल। बिल्कुल। चलें हम इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम राफे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे बहुत ही सीरियस है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे अभी क्योंकि मेरा पॉडकास्ट नहीं है तो मैं अपनी बात नहीं करूँगा, लेकिन क्या हफीज़ सेंटर में दुकान बनाना आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जब आपने हफीज़ सेंटर में, क्योंकि हफीज़ सेंटर में दुकान नहीं मिलती और लोगों को लगता है कि हफीज़ सेंटर में दुकान वाली तो बड़े शौके हो रहे हैं, हफीज़ सेंटर में दुकान मिलती नहीं है, हर बंदे के बस का रोग नहीं है। क्या बिल्कुल आप ऐसे ही बताएं, है। आपका क्या ख्याल है? सर बिल्कुल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हमें अवेल हुई और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एमआर के लिए कि एमआर को एक अपना स्टोर रिटेल पॉइंट के लिए बनाने के लिए मिल रहा था। तो आपको पता है जैसे मैंने बात स्टार्ट की, कॉर्पोरेट में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बीइंग इन मार्केट एक अपनी मार्केट में वैल्यू मेंटेन करने के लिए हमें एक रिटेल स्टोर रिक्वायर्ड था और एक हमारे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट थी कि हमें वो जगह मिली और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ा अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला। नेक्स्ट सबसे स्पाइसी सवाल राफे भाई से आज करने लगे हम, ठीक है। एमआर ट्रेडर्स 100 मिलियन से ऊपर होने की बात की जाती है, लोग कहते हैं, ठीक है। ये एनुअल टर्नओवर है, कंपनी वैल्यूएशन है, या स्टॉक वैल्यू है, या पर्सनल नेटवर्थ है राफे भाई की कि 100 मिलियन क्या बात है? इस पे क्या आप बात करेंगे? सर इस पे क्या बात करनी है, शुक्र है अल्लाह का जितना शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का। और माशाल्लाह। जो लोग कह रहे हैं लोग सच कहते होंगे, माशाल्लाह। लोग सच कहते होंगे। ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा बिकॉज यू स्टार्टेड फ्रॉम 4 मिलियन और 3 मिलियन अकॉर्डिंग टू यू, सर देन ऐसे ही है। माशाल्लाह इन 7 to 8 years। मैं सर इस बात से ना एक जितने भी लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना उनको एक मोटो दूंगा ठीक है, कि तवक्कल से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। बेशक। तवक्कल करो, काम स्टार्ट करो, ऐसा काम बनेगा कि समझ भी नहीं आएगी कहाँ से कहाँ चले गए हो। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना मोटिवेशन है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है और डेली रखना है। जिस दिन आपकी मोटिवेशन ख़त्म हुई ना, आपका उसी दिन बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस भी ख़त्म हो जाएगा। आई एग्री फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट इस पे मैं एक बात ऐड करूँगा, ठीक है, आप उस बात को भी समझिएगा। मोटिवेशन कभी ना कभी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता क्या? दोनों दोनों चीज़ें, डिसिप्लिन के बगैर तो आपका कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता ना। मोटिवेशन काम स्टार्ट करने के लिए चाहिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए डिसिप्लिन चाहिए। क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, ठीक है। डिसिप्लिन के अंदर आपके पास जब आप डिसिप्लिन रहते हो, ठीक है, तो डिसिप्लिन रहते हो तो आप मोटिवेशन में आप एक टाइम पे आके मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन डिसिप्लिन कभी ख़त्म नहीं होता। अगर डिसिप्लिन हो आप और आप डिसिप्लिन हो गए हो, क्योंकि अब इस पे एक बात आती है, नौकर वो जिसको मालिक बताए कि तूने कब आना, बिल्कुल, मालिक वो जिसको पता हो कि उसने कब आना, बिल्कुल सही बात है। सर ठीक है। डिसिप्लिन तो देखें उसके बगैर कुछ भी नहीं हो और ये सकता। डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन नहीं होगा, अगर मालिक में खुद डिसिप्लिन नहीं है तो वो अपने नौकर को कभी भी डिसिप्लिन नहीं कर सकता। सही बात कर आज रहे हैं। आप हैं, ठीक है, आपने अपनी कंपनी एक बनाई, ठीक है, एक आपका एक पोर्टफोलियो बना, आपकी कंपनी बनी है, आपकी शॉप है, मल्टीपल शॉप्स हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर आपके पास जो है तकरीबन कोई 7-8 एम्प्लॉयज़ भी होंगे, तो उनको रखने के लिए डिसिप्लिन आपको खुद भी डिसिप्लिन रहना होता होगा। बिल्कुल सही बात है, उसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। आप स्टार्ट। एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं, सोशल मीडिया पर रेवेन्यू, नेटवर्थ और प्रॉफिट की बात लोग करते हैं, ठीक है। क्या आप इन तीन चीज़ों में डिफरेंस बता सकते हैं कि क्या होता है? मैं ये आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सर रेवेन्यू तो सिंपल वो है ना जो आप मंथली जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मंथली और ईयरली। दूसरी चीज़ आपने पूछी है आपका नेटवर्थ। नेटवर्थ। नेटवर्थ में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, वो चीज़ें भी जो आपके पास पहले से हैं और जो चीज़ें अब आप बना रहे हैं। ठीक है, नेटवर्थ एक वो टोटल सब अमाउंट है जिस टोटल में आप एक टाइप का अपना सर्वाइवल लेकर चल रहे हैं। वो आपका क्रेडिटर्स हों, वो आपके डेबिटर्स हों, आप टोटल कितनी पेमेंट में अपने आप को सर्वाइव करवा रहे हैं, वो आपकी नेटवर्थ है। ठीक है, नेटवर्थ हो गई। इसके बाद प्रॉफिट क्या होता है? सर प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट आपका नफ़ा है, आपको जो टोटल पेमेंट ओवर आप ईयरली हिसाब कर लें, आप मंथली हिसाब कर लें, जो आपको पैसे बच रहे हैं वो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट में कितने किस्म के प्रॉफिट्स होते हैं, क्या सर एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल, प्रॉफिट बहुत तरह के हैं। वो आपके हिडन प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और आपके कह लें कि काउंटेबल प्रॉफिट्स भी हैं। जैसे आपका रिटेल एक पॉइंट है, आपके रिटेल पे जो पेमेंट्स आ रही हैं, आपके कॉर्पोरेट एज पे पेमेंट्स आ रही हैं, आपने कुछ ऐसे एसेट्स बनाए हुए हैं
जो इन्हीं इदारों से लिए हुए हैं आपने, और उनके प्रॉफिट्स आपको आ रहे हैं, वो सब भी आपके प्रॉफिट्स में काउंट होंगे, क्योंकि वो आपने इस जगह से नेटवर्थ यहाँ की यूज़ करते हुए कोई एसेट बनाया है, वो पैसा भी यहाँ ही से जनरेट हुआ है ना, तो वो भी आपके प्रॉफिट का हिस्सा है। नेट प्रॉफिट, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, ये इन चीज़ों को समझते हैं? सर बिल्कुल। ठीक है। नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ठीक है, थोड़ा बताते हैं। सर नेट प्रॉफिट वो है जो आप मौके पे कैश पे कमा रहे हैं, वो आपका नेट प्रॉफिट है। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट वो है जो आपकी बने हुए एसेट्स हैं, आप उनके ऊपर नफ़ा कमा रहे हैं, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। डन डन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या हाई सेल्स का मतलब ये होता है कि आपके पास प्रॉफिट भी हाई है? ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं हाई है। हाई सेल्स का मतलब ये है कि आप एक ही कॉन्टीन्यूड आइटम्स कॉन्टीन्यूस बेची जा रहे हैं, बेशक उस पर आपका प्रॉफिट वैल्यू 10% या 5% है, लेकिन वो आपकी आइटम ऐसी हॉट है कि वो कॉन्टीन्यूड बिक रही है। चलें, एक और क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। बिजनेस में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी है? कैश फ्लो, टोटल प्रॉफिट, मार्केट रेपुटेशन, या फिर आपकी इन्वेंट्री? सर ये बड़े मज़े का सवाल है, इसमें तीनों चीज़ें काउंट नहीं, होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सर सबसे यानी कि वो चीज़ अगर डाउन हुई ना तो सब कुछ डिस्टर्ब होगा। सर सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो इंसान की अपनी नेटवर्थ है। वो बंदा मार्केट में क्या नेटवर्थ रखता है। मेरे लिहाज से मार्केट में सरवाइव करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपका ये जो चेहरा है ना, सबसे बड़ी गेम इसकी है। आपने काम करना है, बड़े से बड़ा डिस्ट्री आपको देखेगा, आपके एम्प्लॉयज़ या आपकी सेल नहीं उसने देखनी, उसने ये देखना है ये बंदा इस वर्थ का है, जो मैं सामान इसको दे रहा हूँ वो किसी भी अमाउंट का हो सकता है, क्या वो ये रिटर्न बैक कर सकता है, गिवन टाइम में कर सकता है। तो मार्केट में सरवाइव करने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको अपनी नेटवर्थ मार्केट में चाहिए, या आपके ब्रांड की नेटवर्थ चाहिए कि वो ब्रांड जो सर्विसेज दे रहा है वो किस तरह की है। बात कंप्लीट। अब मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँ इसमें, राफे भाई। राफे भाई, हमारे पास मेरे ख्याल से नहीं, एक मार्केट का नॉर्म और एक जो प्रोफेशनल्स के मुताबिक है कि कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। जब किसी ब्रांड की या किसी भी बिजनेस की कैश फ्लो बहुत अच्छी होती है ना, तो उसकी कैश फ्लो को देखते हुए आपकी वर्थ ज़्यादा बनती है, और ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको इम्पोर्टेंस देते हैं और आपको महंगे से महंगा सामान भी बिल करने की चाहत रखते हैं। सर ये बात आपकी भी करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरे लिहाज से आपने पूछा था कि आप क्या चीज़ उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं कि आप बंद। इसको रखते हैं। मेरे लिए ये चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक, या शायद मे बी माइट बी पॉसिबल ये चीज़ मेरे साथ है कि हम्म। मुझे पैसा लगाए बगैर सामान मिल जाता है। ठीक है। ठीक है। एक बड़ा मज़ेदार और क्वेश्चन है, इसको आप फ़नी तरीके से भी आंसर कर सकते हैं और टेक्निकल तरीके से भी। अगर आज कोई इन्वेस्टर आए और आपको कहे, राफे साहब आप अपना बिजनेस मुझे सेल कर दें, एम आर ट्रेडर्स मुझे सेल कर दें, ठीक है, ताकि हम इस बिज़नेस को चला सकें, तो आप इसकी इवैल्यूएशन किस तरह निकालेंगे, किस फार्मूले से निकालेंगे? आप उसको क्या कहेंगे? 10 करोड़ रुपये दे दो, मैं छोड़ देता हूँ। 20 करोड़ दे दो, मुझे छोड़ देता हूँ। क्या वैल्यूएशन निकालेंगे आप? सर पहली बात तो जो पौधा किसी ने लगाया हो ना, उसको वो किसी दूसरे को ना काटने देता है, ना उसकी मज़ीद ग्रोथ किसी और के हाथ में देना चाहता है। ठीक तो है। मैं इस चीज़ के लिए तो पहली बात फिजिबल ही नहीं हूँगा कि मैं अपना ब्रांड या अपना लगाया हुआ पौधा किसी और के हाथ में दूँ। तो मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल कह लें कि काउंटेबल ही नहीं है कि मैं अपने ब्रांड की कोई वर्थ लगाऊँ और मैं किसी को सेल करूँ। फिर भी अगर कोई कहे 50 करोड़ ले लो मुझसे, सर नेवर। मुझे एम आर ट्रेडर्स दे दो, नेवर, ये पॉसिबल ही नहीं नहीं देंगे है, आप? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक हो गया। हफीज़ सेंटर सिर्फ एक प्लाजा नहीं, ये कैश फ्लो, मार्केट रिलायबिलिटी और सर्वाइवल की डेली टेस्ट है। क्या ऐसा बात सच है? सर बिल्कुल सच है। फीस सेंटर में वो कस्टमर आते हैं जिनको पता है कि यहाँ पे रिलायबल चीज़ें मिलनी है। अब हाल रोड भी तो आईटी की इतनी बड़ी मार्केट है, लोग वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ बहुत सारे लोगों के साथ डिफरेंट तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्योंकि उस मार्केट का क्राइटेरिया इस तरह का है, जो डिसिप्लिन हफीस सेंटर में है वो वहाँ पे नहीं है। इसी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं। और कैश फ्लो तो आपकी रिटेल से है ना, आपकी रिटेल अच्छी तो आपका कैश फ्लो अच्छा है। हफीज़ सेंटर ने आपको आज तक सबसे बड़ा लेसन क्या सिखाया? सर फीस सेंटर ने लेसन्स तो बहुत तरह के सिखाए हैं। ठीक है। पिछले टाइमों में जिस टाइम पे ये आपका बर्न हुआ है, उस टाइम पर सबसे बड़ा लेसन हम लोगों के लिए ये था कि किसी भी टाइम के लिए रेडी रहो, किसी भी टाइम के लिए रेडी रहो। और सीधी सी बात है, हम लोग दुनिया में कुछ ना लेके साथ आए हैं, ना लेके साथ जाएंगे।
मार्केट जिस टाइम पे सड़ी है, बहुत बड़ा बड़ा इंपोर्टर, बहुत बड़ा बड़ा डिस्ट्री उस टाइम पर ज़ीरो पे आया है। कौन है इस टाइम मार्केट में? आप क्या अपने 3 बड़े कंपटीटर्स के नाम ले सकते हैं? सर मार्केट में जितने बड़े जाइंट्स हैं ना, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा आसिफ कंप्यूटर वालों का, ठीक है। या एसएनपी है। हुँ, ये हमारे कॉर्पोरेट कंपेटिटर्स भी हैं और मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि मेरा इस तरह का फ्यूचर में सेटअप हो, और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें भी ऐसी ग्रोथ देगा हुँ, कि जिस तरह ये लोग मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वन डे हम भी इस जगह पहुँचेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं राफ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, इस मार्केट में कंपटीशन हेल्दी है या फिर प्राइस कटिंग और एक दूसरे की टांग खींचने वाला कंपटीशन है? फेयर होके बताना है, फनी होके बताएं, जैसे आपका दिल कर बताएं। सर इसमें ना दोनों तरह के बंदे हैं। अब कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका माइंडसेट होता है कि हम सस्ते से सस्ती चीज़ लेके जाएं। ठीक है। उसमें कुछ हद तक मुझे लगता है कि कस्टमर्स का भी फॉल्ट है, कि उनकी हम्म। मेंटालिटी होती है कि शायद ये चीज़ मुझे सस्ती मिल रही है। ठीक है। कमाना उसने भी है जिससे आप 1000 रुपये चीज़ सस्ती लेके जा रहे हो, कमाना उसने भी है जिससे आप 1000 रुपये महंगी लेके जा रहे हो। तो कुछ कस्टमर सस्ती के चक्कर में अपने साथ ही गलत करवा के जाते हैं। दूसरे नंबर पे जहाँ तक रही बात आपकी कि मार्केट में ये चीज़ है कि टांग खींचने वाला मामला है, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मार्केट टू मार्केट वेरी कर रहा होता है। जो आईटी की फील्ड है उसमें टांग खींचने वाला इतना एज सच काम नहीं है। काम वेरी करता है कि कस्टमर किस तरह का है और वो क्या चीज़ अप्रोच कर रहा है। ठीक है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी को प्राइस देते हैं तो कोई दूसरा दुकानदार उससे कम प्राइस देके आपकी प्राइस को तोड़ता नहीं है क्या? ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता भी तो है। यही बात। ऐसा होता भी है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन जो कस्टमर आपका है ना, जो आपका कस्टमर है, वो कहीं बाहर जाने के बाद भी आपका ही रहता है। उसको पता है कि यार मुझे यहाँ 2000 एक्स्ट्रा पे करने पड़े, लेकिन यहाँ मेरा कंफर्ट ये है कि इस चीज़ में या मेरे प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आता है ना, तो मुझे यहाँ से आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी मिलेंगी। आपका कहने का मतलब है ट्रस्ट बिल्डिंग और ब्रांड बिल्डिंग आपने ऐसी कर बिल्कुल दी है कि बिल्कुल। आपका जो लॉयल क्लाइंट होता है, लेकिन जो नया क्लाइंट आता है वो तो डिस्टर्ब होगा ही ना। क्या यंग एज की वजह से कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि आपसे जो सीनियर ट्रेडर्स हैं या फिर सीनियर दुकानदार हैं उन्होंने आपको सीरियसली ना लिया हो? ऐसा हुआ स्टार्टिंग में? सर ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट जिस टाइम ग्रो कर रही थी ना, मैं उस टाइम ही मार्केट का पार्ट बना। और मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी इज़्ज़त दी हुई है कि कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि इतनी छोटी उम्र में बिज़नेस में आने के बावजूद कोई डिस्ट्री या कोई इंपोर्टर ये कहे कि आपके पीछे सपोर्ट देने से या आपको सामान देने से हम घबरा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस टाइम लोगों को ये लगा कि मार्केट में ये जो यंग एज वाला लड़का है ये एक नया प्लेयर आ गया है और अब इससे भी बचना पड़ेगा हमें? आपको क्या लगता है? सर ये चीज़ उस टाइम पर स्टार्ट हुई कि जब बीइंग इन मार्केट हम लोगों ने कुछ चीज़ें अपनी डायरेक्ट इंपोर्ट शुरू की, हम्म। जिसमें हमने आपके डायरेक्ट इंपोर्टर्स को भी एक टाइप का चैलेंज दिया कि ये प्राइसेस हमारे पास हैं। उसमें लॉजिटेक ब्रांड है, उसमें काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने खुद इंपोर्ट किए और हमने उसमें अच्छा चैलेंज आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया है। और इसको तकरीबन 3-4 साल हो चुके हैं जो ये सर्कल हमारा चल रहा है, जिसमें हम अपनी इंपोर्ट कर रहे हैं और उसमें हम एक अच्छा चैलेंज कस्टमर को और आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स तक को देते हैं। टेक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम क्या है जो कि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को पता नहीं होना चाहिए और पता नहीं होता? यूज्ड, रिफर्बिश्ड और ओपन बॉक्स प्रोडक्ट्स को नया कह के बेचने वाले लोग मार्केट में बहुत बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ का आप अपने जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं उनको किस तरह गाइड करते हैं कि भाई ये यूज्ड ओपन बॉक्स नहीं है? क्योंकि लोग कम प्राइस दे देते हैं लेकिन नए की जगह ओपन बॉक्स और स्लाइटली यूज्ड या फिर रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट दे देते हैं। तो इस चीज़ से आप लोग ओवरकम किस तरह करते हैं? सर इस पे ओवरकम वही चीज़ के ट्रस्ट से किया जा सकता है। आप सबसे पहले जो चीज़ कस्टमर को डिलीवर करें, उस पे आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये चीज़ टोटल जेन्युइन है और रीपैक स्टॉक या रीफर्ब नहीं है। हाँ, हम्म। कुछ कस्टमर्स की डिमांड होती है कि आपको वो चीज़ भी चल जाए, तो आप उनको वो चीज़ पिच कर सकते हैं। लेकिन आप ये चीज़ के रिलायबल हो कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, उसमें आपको अपने पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ, वो अगर 10/10 है, तो आपकी चीज़ बिकती भी है और कस्टमर भी इस पे ट्रस्ट करता है। बात तो सही है आपकी, जो बात है। वो बात आज तक की सबसे महंगी और सबसे बड़ी गलती क्या थी बिजनेस में जो आपको लगता है कि आपने की और आपको नहीं करनी चाहिए थी? परस भाई, मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी और महंगी गलती ये है कि हम लोग अपने काम को ऑनलाइन ऑटोमेट नहीं किया। आजकल दौर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, और सबसे बड़ा हमारा नुकसान यही है कि हमने अपने काम को ऑनलाइन ऑटोमेट नहीं किया, जिसका मुझे लगता है कि हमें नुकसान भी हुआ है। और इंशाल्लाह आप जल्द हमें देखेंगे, हम आपको ऑनलाइन हर प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेट नजर आएंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये तो अच्छी बात है। कनेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या पावरफुल हैं या फिर कॉम्पिटेंस? सर कनेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कनेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं लगता कि अगर बंदा कॉम्पिटेंट हो तो कनेक्शंस तो खुद ही बन जाते हैं? सर कंपिटेंट होना भी ज़रूरी है, लेकिन कनेक्शन से आगे कनेक्शन, पीपल कनेक्ट विद पीपल। हाँ, मेरी वाली बात हो गई। चलें राफे भाई, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राफे भाई, अगर आप अलाउ करें तो हम थोड़ा बिजनेस से हट के थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं आपसे? पूछें सर। राफे भाई, आपके वालिद साहब की डेथ के बाद आपके ऊपर एक मुश्किल फेज़ आया होगा, क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर देखें, वो तो जो कमी है वो कोई भी शख्स पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि जो ज़िम्मेदारियां मेरे पे थीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको सीरियसनेस के साथ लेके आगे बढ़ाऊं। और वो टाइम एक हार्डशिप था जिसमें मैंने अपने आप को, क्या अल्लाह ने मुझे उस टाइम से निकाला। और मैं कहता हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल मेरे लिए प्ले किया ना, वो मेरी फैमिली ने किया, कि वो मेरे साथ सपोर्ट में थी कि करो, अल्लाह खैर करेगा। और ऐसा ही हुआ है कि अल्लाह पाक ने बाजू पकड़ा है, और इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद इसी तरह तरक्की करते रहेंगे। जब आपके वालिद साहब की डेथ हुई तब आपकी एज क्या थी और बिजनेस किस स्टेज पे था? सर अभी सिर्फ 4 to 5 months काम हुआ था मुझे बिज़नेस में एंटर हुए हुए, तो अभी हम्म। कोई सही से नॉलेज नहीं थी बिल्कुल। आप कह लें कि काम को लेके उतने सीरियस भी नहीं थे। ये तो जब कह लें कि ना, वो पंजाबी की मिसाल है, सर पे पड़ी तो करना पड़ा। सर ते पैंदी ते सर फिर ते पैंदी ते पता लगता करना है, पैंदा है। वो वाला हिसाब था। लेकिन लेकिन आप भागे नहीं, आपने भागे अपनी नहीं। जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से निभाया और आपने हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया और आपने अपनी एक किस्म कह सकते हैं कि आपने अपनी टीनेज लाइफ को सेक्रीफाइस करके आपने बिजनेस को सर परस्यू करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरे तरीके से निभाया। बिल्कुल इसी तरह। उस वक्त फैमिली को इमोशनली और फाइनेंशियली स्टेबल रखने के लिए आपने कौन सा डिसीजन ऐसा लिया जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेके चल सके, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी? सर उसमें दो फैक्टर हैं। एक तो सबसे पहले कि जब इंसान ने फैमिली से इंटरेक्ट होना है, वो रात को जिस टाइम घर जाना है वही टाइम है। उस टाइम अपने आप को एक ऐसे मोटिवेशनल मोड में लेके जाना है कि घर वाले उस चीज़ को कभी भी फील ना कर सके कि सारा दिन जो चीज़ आपने फेस की है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी। सेकेंडली, फाइनेंसिस को मैनेज करना एक बहुत बड़ी ट्रेल है कि जिस बंदे को मनी मैनेजमेंट आती है वो बंदा उस चीज़ को इजीली कवर अप कर जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े अच्छे से कवर अप हो गई थी। वो माशाल्लाह, आप क्योंकि शेख फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिजनेसमैन फैमिली होती है बिल्कुल शेख फैमिली, तो इसलिए आपको पहले से ही आइडिया भी था और आपके ब्लड में था बिजनेस को कैसे चलाते हैं और पैसा कैसे संभालते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही ये है। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम लोग तो जो है ना, क्या नाम है, पैसा कमाते हैं साथ उजाड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही बट है। यू आर ग्रेट एट इट। ठीक है, क्या कभी ऐसा अकेला फील हुआ आपको कि आपके पे प्रेशर ज़्यादा है और आप इस प्रेशर को संभाल नहीं सकते जब आप यंग एज में थे, 18-19 साल के थे? सर बहुत दफ़ा बंदा इस तरह से दिल हार जाता है, लेकिन जो है ना, सबसे ज़्यादा इंसान को हिम्मत अल्लाह पाक से मिलती है। कुरान से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। कुरान कहता है एक दफ़ा एक चीज़ का अज़म कर लिया तो उस पर डट जाओ। और ऐसे ही हुआ है कि जब कोई जी, फ़ैसला किया है, तवक्कल किया है, और अल्लाह ने खैर कर दी। बेहतरीन, बहुत सही जवाब आपने दिया है। स्ट्रेस और प्रेशर को हैंडल करने में नमाज, फेथ और अल्लाह पे तवक्ल का, यकीन का कितना रोल होता है एक बिजनेसमैन की ज़िंदगी में, ये बता सकते हैं आप? सर सारा रोल ही इस चीज़ पे है। इंसान का ईमान इतना पक्का होना चाहिए कि वो जिस चीज़ में हाथ डालेगा अल्लाह उसमें उसको रिस्क देगा। बेशक। सबसे बड़ा आपका जो सीन है ना, किसी भी आप कारोबार में हाथ डालते हैं, किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले आपने तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे रखना है कि मुझे इसमें रिस्क मिलना है, और बेशक। उस चीज़ का अज़म करें और अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपने पूछी है, नमाज तो एक ऐसा मोमिन का हथियार है। नमाज और दुआ, ये दो मोमिन के ऐसे हथियार हैं कि जो इंसान को कहीं भी किसी भी जगह पे कहाँ से उठा के कहाँ ले जाते हैं। सबसे बड़ा रोल ही इन दोनों चीज़ों का है। लव डेट आंसर। अगर आज आपके वालिद साहब ज़िंदा होते और आपको एमआर ट्रेडर्स को जिस मुकाम पे आप ले आए हैं देखते, तो वो आपको, उनसे आप क्या कहना चाहते? सर मैं उनसे क्या कहना चाहता है, वो सारी जो चीज़ इंसान ये चीज़ बनाता है, मेरी एक अपनी ज़ाती तौर पे बड़ी ख्वाहिश रही सारी ज़िंदगी से कि काश एक ऐसा वक्त होता कि जो अल्लाह पाक ने हमें आज तरक्की दी है वो हमारे वालिद साहब देखते, लेकिन वो शायद अल्लाह की मर्ज़ी में शामिल नहीं था।
तो शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं, लेकिन ये है कि ख्वाहिश है कि वो आज भी थी, कल भी है और वो शायद रहेगी कि काश ऐसा वक्त आता कि वालिद साहब हयात होते, वो इस सीट पे बैठते आगे। एक गरीब इंसान को लगता है कि हर पैसे वाला शख्स अमीर है, लेकिन एक अमीर शख्स ही बता सकता है कि उससे ऊपर भी 400 अमीर बैठे हुए हैं, और जो 400 अमीर बैठे हुए हैं ना, वो इतने इतने अमीर लोग भी हैं कि उसके हाथ पे पहनी हुई घड़ी, जिसको अमीर समझता है गरीब शख्स, उसकी टोटल नेटवर्थ से ज़्यादा महंगी घड़ी हाथ पे पहन के लोग फिर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? पारस भाई, एक तबके से ऊपर सभी अमीर हैं, और अमीरों में ही अमीर ही जानते हैं कि उनसे ऊपर कौन अमीर है। क्या बात कर दी पारस भाई, मज़ा आ गया, फिलोसफर बन गया हम तो। फिलोसफर बन गए हैं। मोर मनी मोर रिस्पेक्ट, क्या पाकिस्तान में क्या और पूरी दुनिया में मर्द के लिए यही है कि वो ज़्यादा पैसा कमाता तो उसकी ज़्यादा इज्जत होती है? पारस भाई, इट्स अ बिटर ट्रुथ, ये एक कड़वा सच है कड़वा सच है। जो मर्द को इस फील्ड में बर्दाश्त करना पड़ता है। आपके पास पैसा है तो आपकी वर्थ है, अगर पैसा नहीं है तो ना घर वाले पूछेंगे, ना फैमिली में कोई पूछेगा। जिस दिन आपके पास पैसा आ जाएगा ना, वो रिश्तेदार जो पूछते तक नहीं है, वो कहेंगे सर सर कैसे सर हैं, आप ही तो तबीयत हैं, कैसी है आप आपकी? कैसे हैं, किधर हैं, टाइम नहीं देते हैं। तो सर पैसा है तो दुनिया आपके पीछे पीछे है, और ये रियलिटी है। पैसा ना हो तो क्या लड़की भी नहीं मिलती? सर बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ ही ऐसे दुनिया में लोग हैं जो इस चीज़ को, पैसे को साइड पे करके, आजकल की तो सर लड़कियां कहती हैं आप मेरे से, मैं आपका खर्चा उठाऊंगी, मैं आपका खर्चा उठाऊंगी, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। हमें तो ऐसी लड़कियां नहीं मिलती। आपको लगता है मिल रही हैं, आप प्यारे हैं ना इसलिए। पारस पे जाने दें, आपने भी एक गार्डन मेंटेन किया हुआ है, गार्डन बटरफ्लाई। वो तो एक सेइंग है जो कि एंड्रयू टेट उस्ताद भी कहते हैं, हमारे तो उस्ताद हैं एंड्रयू टेट, ठीक है। कि एक और कड़वा सच, क्या सक्सेसफुल होने के बाद लोगों को आपसे बात करने का तरीका, आपको देखने का तरीका, आपको रिस्पेक्ट करने का तरीका कार लोगों का बदल जाता है? सर बिल्कुल बदल जाता है। जब उनको आइडिया होगा ना कि जिस बंदे के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं और अब इस बंदे की क्या मार्केट वर्थ है, तो वो उसके बाद 110% चेंज हो जाते हैं। क्या आपको इस चीज़ का आइडिया होता है कि कौन सा शख्स राफ़े के पैसे के साथ है और कौन सा शख्स राफ़े की शख्सियत के साथ है? सर ये हर बंदे को सेल्फ असेसमेंट होती है कि मेरे साथ कौन है और कौन नहीं है। मुनाफिक हर दुनिया में हर जगह है। लेकिन ये जो बात ऊपर मैंने आपसे की ना, कि क्या लोग पैसा आने के बाद और सक्सेसफुल होने के बाद आपकी इज़्ज़त करते हैं नहीं करते, लोगों का अंदाज़ नहीं होता है, ये आपने बिज़नेस के हिसाब से बता दिया। रिश्तेदारों में, मोहल्लेदारों में, ख़ानदानों में, फैमिली में, मैंने तो ये चीज़ फैमिली में क्या अपने घर में भी देखी है भाई। जब लड़का पैसे कमा के घर ला रहा होता है, जो बेटा ज़्यादा पैसे कमा के लाता है उसकी इज़्ज़त ज़्यादा होती है, जो कम पैसे कमा के लाता है उसकी इज़्ज़त कम होती है। ऐसा ही है ना? सर बिल्कुल ऐसे ही है, सच मैं बात बिल्कुल है। आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा, 110% ऐसे ही है। 110% ऐसा ही है, सच बात है ये। क्या पैसा आने के बाद फेक फ्रेंडशिप्स, फेक रिलेशनशिप्स और फेक गर्लफ्रेंड्स भाग जाती हैं, या उनकी असलियत नज़र आ जाती है? बस बिल्कुल ऐसा ही है। गोल्ड डिगर्स आपके सामने हाईलाइट हो जाते हैं कि क्या मामला है, क्या रियलिटी है, और फिर आप उनमें से चूज कर सकते हो कि भाई मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है। क्या मर्द की रिस्पेक्ट उसके करेक्टर से ज़्यादा उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन और उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बुनियाद पे की जाती है? सर ये वही बात होगी कि पैसा है तो मर्द है, पैसा नहीं है तो मर्द ज़ीरो है। यानी आप कि पैसा है तो मर्द है, पैसा है तो पैसा मर्द, ही तो मर्द है। वो पैसा आजकल है एक रील तो वायरल हो मर्द, रही है, पैसा है तो मर्द है, पैसा ही तो मर्द है। पैसा ही तो मर्द है। अगर मर्द के पास पैसा नहीं है तो वो मर्द नहीं है, सर बिल्कुल ऐसे ही वो है। लड़का है। सर वो लड़का भी नहीं, वो आजकल के दौर में निब्बा है। निब्बा निब्बी। निब्बा है। कभी जिंदगी में निब्बा निब्बी वाला तो आपको टाइम ही नहीं मिला होगा। सर आपको और मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, हम हम तो लोग काम में आ गए। कारोबार में ऐसे घुसे हैं कि हमें ये लाइफ जो है ना निब्बा निब्बी वाली एंजॉय करने को ही नहीं मिली। और मैं कहता हूँ कि मैं बेहतर हुआ कि हम जिस साइड पे निकल गए उस चीज़ ने हमारा फ्यूचर बिल्ड कर दिया। हाँ, देखे ना, आज आप अपनी 30s से पहले और मैं भी अपनी 30s से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी को आंसरेबल नहीं होना पड़ता, इंसान को, किसी शख्स को। सर सबसे बड़ी बात यही है, इंसान को वैसे भी अल्लाह के अलावा किसी को आंसरेबल होना भी नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। माँ बाप की इज्जत आपके दिल में है और हर जगह लेकिन है, आंसरेबल होना पड़ता है ना। आंसरेबल आप हैं, लेकिन इंसान का जो कहते हैं ना दिल में एक खौफ और एक चीज़ होनी चाहिए ना, वो अल्लाह के अलावा किसी की भी नहीं होनी नहीं चाहिए। सबसे बेहतरीन चीज़ यही है। आपने अपनी लाइफ को क्या कभी एंजॉय नहीं किया, या आपके लिए
आपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स करना, सेल्स ज़्यादा बड़ी बनाना और अपनी लाइफ के अंदर जो अचीवमेंट्स आपने किए हैं उनको करना ही इंजॉयमेंट थी? सर ये जो लास्ट 5 to 6 years थे ना, ये तो बिल्कुल यही था कि यही मेरी लाइफ अचीवमेंट्स और मेरी यही खुशियाँ हैं कि मैंने अपने बिज़नेस को जिस तरह ग्रो किया। तो उस टाइम में तो बिल्कुल ये आप कह लें कि ट्रिप्स और इन इन इन्जॉयमेंट्स को बड़ा लिमिटेड इन्जॉय किया है, क्योंकि अपने काम को ग्रोथ दी है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे और होपफुली ये चीज़ मज़ीद बेहतर हो जाएगी कि हम खुद भी लाइफ एंजॉय करेंगे और अपने से जुड़े लोगों को भी इंजॉय करवाएंगे। जिस एज में लड़के बैडीज ढूंढ रहे होते थे उस एज में आप जो है अपनी लाइफ को सेट करने का तरीक़ाकार ढूंढ रहे थे, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई थी। तो आपको क्या वो रिग्रेट तो नहीं होता कभी? सर बिल्कुल भी नहीं होता रिग्रेट। बैडीज नाम है बैड, नाम में ही शरारत है। तो बैडीज ना होना ही आपकी ज़िंदगी में आपके लिए अच्छा है। बंदा इस चीज़ को इंजॉयमेंट की हद तक रख सकता है, लेकिन उसको पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बना सकता। क्या सेक्रीफाइस वर्थ इट था ना? सर बिल्कुल 110% वर्थ इट था। लव और रिलेशनशिप्स और ये जो बैडीज़ के पीछे जाना या फिर घूमना फिरना आवारागर्दी करना, ये क्या बिजनेस को और आपके फोकस को डिस्ट्रैक्शन में तब्दील कर देता है और ये डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए नुकसानदेह साबित होती हैं? सर आपको क्या लगता है? 110% साबित होती हैं। जब इंसान का फोकस और गोल ही चेंज हो जाता है तो इंसान एक आप रेलवे गोल से की जगह होल पे पारस भी बंदा एक सेल्फ स्टीम लेके चल रहा होता है कि मेरा ये पर्पस और ये गोल है, बंदा उस पटरी से उतर जाता है। और मेरे लिहाज से आपको जब तक आप अपने बिजनेस कह लें बिल्डिंग पे है ना, बिजली आप अपने काम को ग्रोथ दे रहे हैं, उस टाइम में इस काम में पड़ना वैसी बेवकूफ़ी है। राफे भाई, आप खुद को सक्सेसफुल मानते हैं क्या, या फिर आपको लगता है कि अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है? राफे भाई, क्या आपको लगता है कि आप आज सक्सेसफुल हैं, या फिर आपको लगता है कि अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है आपकी जर्नी? सर सक्सेस जो है वो डेस्टिनेशन है ही नहीं, सक्सेस बेसिकली जर्नी का नाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जर्नी में मेरी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उसमें खुश हूँ और इंशाल्लाह इसको मज़ीद अच्छा बेहतर आगे बनाएंगे। माशाल्लाह, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। आप तो फिलोसफर बनते जा रहे हैं राफे भाई। एमआर ट्रेडर्स का सबसे मुश्किल और फाइनेंशियल क्राइसिस वाला फेज कौन सा था? सर एमआर का सबसे फाइनेंशियल टाइम वो है जिस टाइम में प्लाजा सड़ा है और एमआर ने अपनी सर्विसेज डोर स्टेप्स पे कस्टमर्स को दी हैं। अच्छा। वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम पर कस्टमर आपका जा भी सकता था, और उस टाइम पर डिफरेंट लोग डिफरेंट जगह से, क्योंकि देखिए फी सेंटर से आउट भी हमारे बहुत सारे कंपेटिटर्स बैठे हैं, उनके पास उस टाइम पर मार्केट पिच करने का बहुत अच्छा टाइम था कि फी सेंटर वालों का प्लाजा जला हुआ है और उनके पास टाइम है कि वो इस टाइम अपनी सर्विसेज देके अपने आप को ऊपर ला सकते हैं। तो उस टाइम पर हम लोगों ने लोगों को डोर स्टेप्स पे सर्विसेज दी हैं ताकि एमआर की वर्थ मेंटेन रहे और मज़ीद ऐसे ही हमारा काम आगे प्रोलॉन्ग हो। बेहतरीन आंसर था आपका। राफे भाई, डाउन टाइम के अंदर अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं आप, और जब आपकी एनर्जी लो फील होती है तो किस तरह आप अपने आप को दोबारा से एनर्जी को लेके आते हैं, बहाल करते हैं और वापसी काम पे आते हैं? पारस भाई मुझे लगता है कि मोटिवेशन बीइंग अ पार्ट ऑफ लाइफ आपके कहीं ना कहीं काम आती है, लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है। वो आपने मेंटेन रखा हुआ है तो आप कामयाब हो। आजकल की जनरेशन में ये चीज़ नहीं है, अगर वो इस चीज़ को फॉलो कर लें तो मज़ीद कामयाब हो जाएंगे। बेहतरीन जवाब है आपका, ज़बरदस्त बात कर रहे हैं आप। राफे भाई, आप प्रेशर के अंदर आते ही इमोशनल डिसीजन लेते हैं या फिर नंबर्स को देख के और फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के डिसीजन लेते हैं? पर प्रेशर लेते नहीं है, सोच समझ के फैसला करते हैं और उसमें अल्लाह बरकत डाल देते हैं। चलें, ज़बरदस्त हो गया है। एक ऐसी फेलियर जो कि आपको लगा हो कि यार ये तो फेलियर था, लेकिन बाद में फील हुआ हो कि यार ये फेलियर था लेकिन इससे भी हमें फ़ायदा हुआ? सर मैं कहता हूँ फेलियर ये था कि वक्ती तौर पर फी सेंटर की मार्केट क्लोज़ हुई और हम लोग दूसरे प्लाज़ो में शिफ्ट हो गए। अब उन प्लाज़ो में जाने के बाद विद इन 2 to 3 वीक्स पता लगता है फी सेंटर दोबारा ओपन हो रहा है। अब उस टाइम पर जो इन्वेस्टमेंट्स या पेमेंट्स हम डिफरेंट प्लाज़ों को कर चुके हुए थे, हमारे लिए था कि ये मेरा पैसा ज़ाया है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से भी हमें फ़ायदा हुआ कि हमें रीच मिली कि हमारी अप्रोच लोगों तक डिफरेंट प्लाज़ों वालों को भी पहुंची कि यहाँ ये लोग भी हैं। तो हमें उस फेलियर का फ़ायदा हुआ कि वो जो पैसे नज़र आ रहे थे कि ज़ाया हैं, लेकिन उससे हमें अप्रोच मिली और फ़ायदा मिला। पारस भाई, सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है जिसकी नो डाउट मार्केट में वर्थ है, लेकिन उसको रॉयल कस्टमर्स यूज़ करते हैं। उसको बेचने के लिए आपको मेहनत नहीं चाहिए, लेकिन उसको प्रीमियम कस्टमर बाय करता है। मैंने उसमें एक शिपमेंट परचेज़ की और मुझे ऐसा लगा कि मेरी पेमेंट ये स्टक हो गई है।
लेकिन ये आजकल के जो जंगी हालात हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसका फ़ायदा मिला। जो पेमेंट मेरी स्टक थी वो मेरे लिए फेलियर था कि मैंने इतना ही महंगी इन्वेस्टमेंट इस प्रोडक्ट में की है, वो अब जाके उसका आउटकम मिल रहा है कि वो प्रोडक्ट्स अच्छी प्राइसेस पे पिच हो रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया ये तो। ये फ़ायदा मिला है हमें। राफ़ी भाई, अगर आप दोबारा 16 साल के हो जाएँ, तो आप अपने 16 साल वाले वर्ज़न को क्या मशवरा देंगे कि यार ये 3 गलतियाँ ना करी भई, तू आगे जाएगा ना, तू सेट है बाकी? सर मैं कहूँगा ट्रस्ट, ट्रस्ट और ट्रस्ट। ओवर ट्रस्ट ही ना बंदे को नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ गलतियाँ इस तरह की हैं कि मैंने ओवर ट्रस्ट किया है और उसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा है, तो उससे बचना चाहिए और फ्यूचर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया। राफ़ी भाई, आज का 20 साल का लड़का रातों रात मिलियनर बनना चाहता है, लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपए कमाने की माइंडसेट रखते हैं और चाहते हैं कि ये चंद हफ्तों या चंद महीनों में हो जाए। आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा? पारस भाई ये तो झूठ है कि बंदा रातों रात जो है वो अमीर बन जाए। डबल शाह वाले काम आईटी इंडस्ट्री में तो होते नहीं है ना। क्रिप्टो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको स्लो और स्टडी खेलना पड़ेगा। वो आपने मिसाल सुनी है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो वो फार्मूला आपने अपनाना है और कामयाबी आपके पैरों में। राफ़ी भाई, लैम्बोर्गिनी की रील्स देख के और मोटिवेशनल कोट्स देखने वाले इंस्टाग्राम पे, वो जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि भाई वो बिज़नेस स्टार्ट करें और वो डायरेक्ट ही 35 या 40 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी परचेज़ कर लें, ठीक है, 1 साल 2 साल या 4-5 साल में, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज है? सर उनके लिए मैसेज ये है कि वही सेम चीज़ कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ आप कारोबार कर रहे हैं, फ़ीम का बिजनेस नहीं हो रहा। ठीक है, आपने काम करना है, आपने अपनी सर्विसेज देनी है और उस बेस पे आपने पैसा कमाना है। ठीक हो गया। राफ़ी भाई, एक 18 साल के लड़के के पास, जिसके पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है सिर्फ, ठीक है, वो 1 लाख रुपए में कोई ऐसा छोटा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकता है जिसका आगे को स्केल भी हो? सर जी ये तो आपने बड़ा डिफरेंट सा सवाल पूछ लिया मेरे से कि लाख रुपए में। पारस भी मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में कुछ भी नहीं हो सकता। जिस तरह की महंगाई है और जो कस्टमर माइंडसेट्स है उसके हिसाब से लाख रुपए में आपका कुछ भी नहीं आता आजकल के दौर में। तो मेरे लिहाज से लाख रुपए में आप कुछ भी नहीं कर सकते। मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बिजनेस करने के लिए? कोई भी बिजनेस आपके दिमाग में जो चलता है? सर मिनिमम बिजनेस आजकल के दौर में 50-60 लाख रुपए से कम नहीं है। ये वो बिजनेस होगा जिसको आप अभी सिर्फ रन कर सकते हो। आप बिजनेस कामयाब करना है उसके लिए ये पैसे वर्थ ही नहीं रखते 50-60 लाख रुपए आजकल के दौर में। बेहतरीन आपका आंसर है राफ़ी भाई, लेकिन इस बात के अंदर अगर मैं कुछ ऐड करूं तो माइंड तो जी नहीं जी करेंगे आप? बिल्कुल। ठीक है राफ़ी भाई, देखें हमारे पास यहाँ पे इस तरह के लोग भी हैं जिन्होंने क्या नाम है ज़ीरो से स्टार्ट किया और वो बहुत आगे तक जा चुके हैं, ठीक है। उनमें शायद मैं भी आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ठीक है। पारस भाई वो अच्छा, अब दूसरी बात, ये स्पेशल केसेस होते हैं। दूसरी बात आती है लाख रुपए से अगर फॉर एग्जांपल छोटी एसेसरीज, माउस कीबोर्ड टाइप की छोटी सस्ती एसेसरीज़ का कोई कारोबार स्टार्ट करता है कोई लड़का, ठीक है, और वो सिर्फ एसेसरीज़ ही प्रोवाइड करता है ऑफिसेज वगैरह में, तो आपको क्या लगता है वो बिज़नेस नहीं कर सकता? सर वो बिजनेस बिल्कुल कर सकता है। बात आपकी कुछ हद छोटे तक लेवल पे, ठीक है, बहुत छोटे लेवल छोटा पे, वो बहुत छोटे लेवल बात पे फिर वहीं पे आ जाती है वो अपनी कि रोटी निकाल लेगा। बात फिर वहीं पे आ जाती है कि 200-400-500 रुपए के नफ़े आपने रखने हैं तो आप जिस स्पीड के साथ अपने आप को बढ़ाना चाह रहे हो आप नहीं बढ़ा सकते। लेकिन लाख रुपए क्या इस तरह तो फिर आप 10,000 से भी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन मैं एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि एक बिजनेसमैन को ये लाख रुपए जेब नहीं देता कि वो लाख से काम करे। हाँ, छोटे दुकानदार, छोटे लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो तो फिर मैंने आपको बताया 10,000 से भी आ सकते हैं। आ सकते हैं। आ सकते हैं। चलें ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस में आने से पहले सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स, अकाउंटिंग या फिर मैनेजमेंट? ये क्या चीज़ सीखनी चाहिए? आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? सर एक एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए कि उसके पास जो आइडिया उसके दिमाग में है इस टाइम पे उसने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और उसका डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। उसके बाद वो उस थ्योरी को पिच करे और मार्केट में लेके आए, कामयाब हो जाएगा। क्या हर यंग पर्सन जो है एंटरप्रेन्योर बन सकता है या फिर कुछ लोगों को सिर्फ जॉब ही सूट करती है? सर ज़रूरी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनका पोर्टफोलियो ये है कि यार जॉब ही करनी है और जॉबों का ही फ़ायदा है। 18वीं स्केल में है, 19वीं स्केल में, 20 स्केल में है। ये बेसिकली सारी गेम ना माइंडसेट की है। माइंडसेट की है। बिजनेसमैन बंदा जो है ना उससे आप कभी जॉब की बात करो तो वो हंसता है। वो कहता है कि यार ये वो स्टोरी है कि
एक बंदे के वालिद साहब ने जॉब की, बच्चे ने सारी ज़िंदगी देखा ही वो कि जॉब में ही सब कुछ है, उसने जॉब ही गेन की और जॉब को ही आगे फॉलो किया। जो बिजनेसमैन बंदा है वो बिजनेस ही लेके चलता है और उससे नीचे जितना तबका है वो फ़ायदा उठा रहा होता है कि वो और लोगों को का रिस्क का सबब बनता है। चलिए राफे भाई, क्या हर यंग पर्सन एंटरप्रेन्योर बन सकता है और बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए जॉब ज़्यादा सक्सेसफुल होती है? पारस भाई, बिजनेसमैन जो है ना वो पैदा होता है। आप किसी वाले बंदे को बिजनेसमैन नहीं बता सकते। उसकी मिसाल इस तरह है कि आप घोड़े को गधा कहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नहीं हो सकता, बिजनेसमैन पैदा होता है, बिजनेसमैन जॉब वाला बंदा कभी भी बिजनेस नहीं कर सकता। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के करीब है आपके नामुमकिन मुताबिक। है। आपके मुताबिक सर डन बिल्कुल। हो गया। फास्ट मनी, फॉरेक्स, क्रिप्टो ट्रेडिंग, यानी कि जिसको आप जुआ भी कह सकते हो, ठीक है, और रातों रात अमीर होने वालों के लिए आपके पास क्या मैसेज है राफे भाई? सर देखें, हलाल और हराम की ना तमीज़ हर बंदे में होनी चाहिए। जो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सिर्फ एक यंग यूथ को या यंग जनरेशन को छोटा सा मैसेज है कि हलाल कमाएं, उसमें बरकत है। हराम का पैसा आएगा भी ऐसे, जाएगा भी ऐसे। रात में आया, रात अगली में रात में आया, जा भी सकता है। अगले दिन गायब, कट। तो बेहतर है कि आप हलाल कमाएं और उसको अपने पास रखें और उसमें बरकत है। सक्सेस सिर्फ 100 मिलियन की वैल्यूएशन का नाम नहीं, बल्कि एक यंग इंसान का नाम है जो कि अपने दुख को एक्सक्यूज नहीं करता, बल्कि उसको अपनी जिम्मेदारियों में तब्दील कर लेता है। राफे भाई हमारे पास कॉफ़ी विद पारस पे आए और रियल कन्वर्सेशंस और रियल स्टोरी अपनी शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं पारस और कॉफ़ी विद पारस पर आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और इस तरह की और आप लोग कॉफ़ी पॉडकास्ट देखना चाहते हो, तो कॉफ़ी विद पारस का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कॉफ़ी विद पारस के टिकटॉक और इंस्टा अकाउंट्स को फॉलो कर लो। राफे भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा मैसेज ये है कि अगर आप हमारी इस तरह की रियल बेस्ड स्टोरीज के साथ कनेक्ट करते हैं तो जाएं और कॉफ़ी विद पारस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो। थैंक यू। थैंक यू सो मच राफे भाई, शुक्रिया आप लोगों का इतनी हमारी इस लॉन्ग कन्वर्सेशन को देखने के लिए। लेकिन इसका सिर्फ मकसद एक ही था कि एक यंग एंटरप्रेन्योर को की रियल स्टोरी को आप तक पहुंचाना, और उस लड़के को जिस लड़के ने लड़कपन से मर्द बनने तक का सफ़र तय किया और अपनी इस जर्नी को आपके साथ भी शेयर किया और हमारे साथ भी शेयर किया। शुक्रिया राफे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको कॉर्पोरेट ऑर्डर वगैरह कोई चाहिए तो राफे भाई के एमा ट्रेडर्स को आप लोग विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।